नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर उड़ीसा के पुरी से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस लौटा दिया है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस चुनाव को कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों और मंदिर बनवाने वालों के बीच लड़ाई बताया। और चौथी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव में एक ओर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी या तो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं या टिकट ही वापस लौटा दे रहे हैं। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए अपना टिकट वापस लौटा दिया। सुचरिता ने चिट्ठी में लिखा कि मैं एक पेशेवर पत्रकार थी जिसने 10 साल पहले राजनीति में प्रवेश किया था। मैंने पुरी में अपने कैंपेन में अपना सब कुछ झोंक दिया। मैंने पब्लिक डोनेशन की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। बिना पार्टी फंडिंग के चुनावी कैंपेन संभव नहीं होगा। बता दें कि पुरी से सुचरिता का मुकाबला भाजपा के संबित पात्रा और बीजू जनता दल बीजेडी के अनूप पटनायक से था, जिनके टिकट लौटाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एएल जी, कांग्रेस उम्मीदवार एक ओर जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी ओर अब कांग्रेस के प्रत्याशी ने टिकट भी वापस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, और इस प्रकार से टिकटों का वापसी करना एक बड़ा ही अचंभित फैसला देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो चुनाव होते हैं उसमें कैंपेन होता है, लोगों की जरूरत पड़ती है और कुछ पार्टी फंड या अपने फंड की भी पड़ती है। जिस प्रकार से विपक्ष के जो खातों को फ्रीज कर दिया गया है और विपक्ष अपना जो चुनाव कैंपेन है वह सही तरीके से नहीं कर पा रही है। इसी तारतम्य में जिस प्रकार से प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है, यह भी उसी ओर कहीं ना कहीं एक इशारे को इंगित करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक बड़े स्तर पर आपको एक पॉलिटिकल कैंपेन करने की जरूरत पड़ती है और उसमें बहुत ही जो लोग हैं उनकी आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो जन समर्थन है ये लोगों का नहीं जुट पा रहा है विपक्षी दलों की रैलियों में, और कहीं ना कहीं उनके मन में हताशा है, इसको लेकर के भी प्रत्याशी अपना लगातार नामांकन वापस कर रहे हैं। ऐसा पूर्व में भी हमने देखा कि इंदौर में भी एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा का दामन थाम लिया। सूरत में भी एक ऐसा ही वाकया कुछ समय पहले देखने को मिला था। अब ये जो आपने पुरी का एक किस्सा बताया, ये भी उसी तारतम्य में कहीं ना कहीं उसी कड़ी में यह भी एक किस्सा होता हुआ चला जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें लोगों की जरूरत, रिसोर्सेज की जरूरत, धन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिल पा रहा है। जी एल जी, इंदौर से भी कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने भी अपना टिकट इसी कारण के चलते, यह सूत्रों के मुताबिक यह सामने आया था कि अक्षय बम का कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। पार्टी और फंडिंग, चुनाव में जो फंडिंग, आपने जैसा कि कहा कि फंडिंग को लेकर काफी सारी चीजें निर्भर करती हैं, तो या तो कांग्रेस कहां गलती कर गई मंथन करने में, प्रत्याशियों को लेकर मंथन करने में, या चुनावी फंडिंग को लेकर? देखिए, मैंने आपको पूर्व में बताया, सबसे पहले जब टिकट का वितरण होता है तो एक कमेटी होती है और वो पूरे प्रत्याशियों का आकलन करना चाहिए, और ये जो आकलन है ये जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। 1 साल पहले, 2 साल पहले लोगों की सूची मंगाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जिस प्रकार से सीटों की घोषणा हुई, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, आनन फानन में जो नाम है उनको घोषित कर दिए गए। कई बार उनसे पूछा भी नहीं गया कि वह चुनाव लड़ना चाहते नहीं लड़ना चाहते। एक सबसे बड़ा कारण ये रहा। दूसरी ओर जिस प्रकार से
खातों का फ्रीज होना, पैसे नहीं खर्च कर पाना, राजनीतिक दलों, जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, वे खुले तौर पर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ये सब भी कारण हो सकते हैं। और दूसरी ओर सत्ता का लोभ लालच दे करके अपने सत्ता में शामिल करना, यह भी एक बड़ा विषय हो जाता है कि प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है। जी बहुत धन्यवाद आपका एएलजी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अशोकनगर में गुना शिवपुरी सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलने वाला है। इंदौर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों रूपी 80 मनकों की माला यूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालने के लिए तैयार है और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भी कमल खिलने वाला है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए जजिया टैक्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज विरासत टैक्स की बात कर रही है और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जजिया टैक्स वसूलेगी। इसका मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं। हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, राजमाता के प्रति अपार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था। और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, चुनावी सभा को संबोधित किया। क्या कहना चाहेंगे सिंधिया को, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी निशाना साधा है, तंज कसा है कि उन्हें और भी ज्यादा स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ने वाली है? क्या कहेंगे कृष्णा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार स्टार प्रचारकों के विजय दौरे जारी है और आज सिंधिया के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने खास तौर से जजिया कर का जिक्र किया क्योंकि लगातार बीजेपी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें विरासत टैक्स की बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस इससे इंकार कर रही है कि ऐसा कोई टैक्स नहीं है और ना ऐसा मैनिफेस्टो में ये कहीं जिक्र है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि यदि कांग्रेस सरकार आई तो विरासत टैक्स लगाएगी क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था भारत के हिंदुओं पर, धार्मिक कर था, इसी तरह विरासत टैक्स लगाएगी। तो निश्चित रूप से देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बात जरूर है, योगी आदित्यनाथ ने जिसका जिक्र किया कि सिंधिया परिवार का योगदान जो राम जन्मभूमि और राम मंदिर के निर्माण में है वो राजमाता सिंधिया का है और इस कारण से जिस तरह से 500 सालों से राम मंदिर के लिए लगातार आंदोलन चले और सिंधिया परिवार ने उसमें योगदान दिया और इसलिए बीजेपी का जीतना जरूरी है कि ऐसा कोई विरासत टैक्स
और जो जजिया कर रहे हैं इस तरह का ना लगे। यदि कांग्रेस आती है तो निश्चित रूप से इस तरह के टैक्स लगाएगी। बिल्कुल कृष्णा, कांग्रेस उम्मीदवार ने भी सीएम योगी के दौरे को लेकर तंज कसा है और उन्होंने फिर से कहा कि सिंधिया को और भी स्टार प्रचारकों के दौरे की जरूरत पड़ेगी। क्या लगता है, कांग्रेस का निशाना बीजेपी की विकट स्थिति के तौर पर था या कुछ और बात है? देखिए, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछला चुनाव हार गए थे गुना से, और केपी यादव को जो उनको चुनाव हराया था और बीजेपी में थे, उनको गुना से बाहर रखा गया और लगातार बड़े बड़े नेताओं की एंट्री गुना लोकसभा चुनाव में हुई। चाहे सीएम की बात करें, चाहे पूर्व सीएम की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें या केंद्रीय नेताओं की बात करें, इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है, राव उदय प्रताप सिंह, कि जो कि सिंधिया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि और नेताओं की जरूरत है दौरे की, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया इस चुनाव में हारने वाले हैं फिर से, इसलिए उन्हें और बड़े नेताओं को बुलाकर भाषणबाजी करवाना चाहिए। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लोकसभा चुनाव में जारी है। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भदोही जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार की लड़ाई मंदिर बनाने वालों और कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के बीच है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भदोही जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई मंदिर बनाने वालों और कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के बीच है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा को छोड़कर सपा, तृणमूल और कांग्रेस जैसी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। जहां कांग्रेस के राज में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी और आज पुलवामा अटैक करने वाले आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर सरकार ने आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह सब आपके वोट की बदौलत हुआ है। ये लड़ाई एक तरफ भारत माता की जय बोलने वाले और दूसरी तरफ भारत माता को डायन कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर के आजम खान ने कहा था कि भारत माता डायन है। आपको तय करना है, आपको तय करना है। ये लड़ाई है, घर घर बिजली पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी, और ये लड़ाई है एक हफ्ता 32 दिन में आएगी, एक हफ्ता रात में आएगी समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोगों के बीच में। हमें अच्छी तरह याद है पीने के पानी के लिए कितना संघर्ष होता था। आज कौन सोचता था पहले, लेकिन हम सबके कलेजे में ठंडक है, आपके कलेजे में ठंडक है। ये संभव हो पाया है प्रभु राम लला के भव्य मंदिर बन जाए। केवल दो बातें आपसे करने के लिए आया, दो बातें आपसे करने के लिए आया। ये लड़ाई जो चल रही है, महासमर जो चल रहा है, ये लड़ाई मंदिर बनाने वालों के बीच में और कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच में ये लड़ाई आज भारत में चल रही है। ये खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, लोकसभा चुनाव की लड़ाई कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों और मंदिर बनाने वालों के बीच आई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अपने देखिए जिस तरीके से चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, कह सकते हैं कि मध्य समय में आ गया है, गर्मी बढ़ रही है, चुनाव की भी गर्मी बढ़ रही है। लगभग सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, विभिन्न नेताओं की जो चुनावी रैली हुई, जिसमें डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार के ब्रजेश पाठक ने भी जो है भदोही में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जो वोट की राजनीति करते थे पार्टियां, आज हम लोग विकास की राजनीति करते थे। विनोद कुमार बिंद जो कि वहां के सांसद प्रत्याशी हैं, उनके जनसमर्थन में उन्होंने जनसभा की, जिन पर उन्होंने कहा कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो कार सेवकों पर गोली चलवाते थे, आज वो राम मंदिर के दर्शन करना चाह रहे थे। ये जो चुनाव की लड़ाई है वो कार सेवकों पर गोली चलवाने
वालों और वर्सेज मंदिर बनवाने वालों पर है। इस तरीके से और भी कई विपक्ष पर जो हमला करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई इस बार और आतंकियों को ठिकाने लगाया गया है, और पहले की जो सरकारें थी वो उनको बिरयानी खिलाती थी, उनके केस वापस लिए जाते थे। तो इस तरीके से लगातार जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हमला किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपकी बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो पूरा होगा, और इसके साथ साथ जो भी बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे विपक्ष उठाता है, देश में अब वो कुछ भी नहीं है। लगातार लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लोगों को मुद्रा रोजगार मिला है, शौचालय मिले हैं, आवास मिले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो तुष्टीकरण की नीति अपनाता है, एक तरीके से मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात करता है, इस तरह के बंटवारे की जो राजनीति करता है, उससे जनता सावधान हो गई है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी, जबकि अन्य पार्टियों को विरोध में वोट नहीं करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो रायबरेली गए हैं, ठीक, पहले वायनाड चले गए थे, वही हालात जो है पार्टियों के लगातार गिरते जा रहे हैं। आज जिस तरीके से जो अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से भी छोड़कर एक दिन भाग जाएंगे। लगातार उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए, जहां पर महंगाई की बात, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, मंदिर की बात होती है, उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले जो एयर स्ट्राइक करते हैं, विपक्ष उसका सबूत मांगता है, और आज जो मंदिर बनाया गया है वो आपके वोट की बदौलत है। आपकी जो एक वोट है वो मंदिर बनाने में और काशी विश्वनाथ का विकास करने में काफी सहायक रही, और आगे मथुरा की बारी है, मथुरा भी आपके वोट के बदौलत ही बनेगा। तो लगातार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कई तरीकों तरफ से हमला किया, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के हो, या राम मंदिर को लेकर के हो, या मथुरा को लेकर के हो। जी बिल्कुल अनूप, जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 चरणों से पहले भाजपा ने सबसे कम जो मुद्दा उठाया था वह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा सबसे कम भाजपा द्वारा उठाया गया, जबकि वह अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे थे। लेकिन 2 चरणों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और आरक्षण के मुद्दे ने एकदम से जोर पकड़ लिया है। तो क्या यह भाजपा की हड़बड़ाहट है, या फिर 2 चरणों में जो कम वोटिंग परसेंटेज रहा है उसको लेकर जागरूक करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं? जी मनोज, देखिए ये तो सही में कहा जा सकता है कि जब वोट परसेंट कम होता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो माथे पर पसीने आ जाते हैं, शिकन आ जाता है, उसको बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं इनकी जो तैयारी है वो लगातार जारी है। बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की या आरक्षण की, तो जिस तरीके से डीफेक करके एआई के माध्यम से अमित शाह का एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी SC ST के आरक्षण को खत्म कर देंगे, उसको लेकर के जो विपक्ष हमला करता है, उस हमले को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण की बात कर रही है कि हम आरक्षण को कहीं खत्म करने नहीं जा रहे हैं। SC ST OBC का आरक्षण रहेगा, ये केवल विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ भ्रमजाल है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो पहले आपको बता दें, दूसरे चरण के बाद लगातार जो है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ आपको अन्य संगठन के नेता बता दें, लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर के जो उन्होंने कहा, पाकिस्तान की बात भी आपको बताते आते कि पाकिस्तान के एक जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो पाकिस्तान का फायदा होता है, पुलवामा जो कुछ हुआ वो सही हुआ। तो उस मामले में भी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने घेरने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ की बात की जाती है कि जो उरी में अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, इसके बाद जो एयर स्ट्राइक हो गई थी, उरी हुआ था, उसको लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाया था, वो कहीं न कहीं जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल था, जिसका काउंटर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि विपक्ष हताश हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार पाकिस्तान पे हमला करती तो उस पर विपक्ष जो है घबराने लगता है। ठीक, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव से पहले एक दूसरे पर बयानबाजी और तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। विश्वास किस पर करना है, इसका चुनाव भी जनता को ही करना है। बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को टिकट न मिलने पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी की तो
जो पलायन वाली नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने से धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है, जहां 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ होगा राहुल गांधी का और एक धड़ होगा प्रियंका गांधी का। गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का। कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, राजनीति में उन्होंने, प्रमोद कृष्णम ने, पूर्व कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी पर पलायन को लेकर तो निशाना साधा ही, साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर धधक रहे ज्वालामुखी का भी जिक्र किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं। अब केवल उत्तर प्रदेश में आपने देखा केवल एक ही सुरक्षित सीट बची थी, जिसको श्रीमती सोनिया गांधी ने पिछली बार जीता था, और इस सुरक्षित सीट पे ही राहुल गांधी जो है आए हैं। तो इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि जहां उनके पोस्टर रात में लग गए थे अमेठी में, उनके कार्यकर्ता सड़क पे जो है उनके लिए नारे लगा रहे थे, उनको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। लेकिन यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का जो है टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे हमको लग रहा है कि राहुल गांधी बनारस से भी लड़ रहे हैं और रायबरेली से लड़ रहे हैं। अगर दोनों जगह से वो चुनाव जीतते हैं तो रायबरेली की वो सीट छोड़ेंगे और फिर उसमें जो है प्रियंका गांधी जो है उपचुनाव होगा, उसमें आएंगी, उससे जीत के जो है लोकसभा पहुंचनी चाहेंगी। तो हालांकि आप देख रहे हैं कई पावर सेंटर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर, 2 नहीं 3 4 5 सेंटर्स हैं। ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि इन सेंटर में इतना ज्यादा क्लैशेस है कि वो आपस में टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई आशा नहीं नजर आ रही है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि राहुल जी का जो है एक कदम पीछे लेना, कांग्रेस के लिए डिफेंसिव होना एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए। ऐसे में ठीक है, रायबरेली में उनकी एक अच्छी पकड़ है, श्रीमती इंदिरा गांधी वहां जीती हैं, फिरोज गांधी भी एक बार चुनाव लड़े थे, जीते थे। उसके बाद जो है सोनिया जी लगातार जीतती हुई चली आ रही हैं। एक बहुत अच्छी और सुरक्षित सीट है, इलाहाबाद से लखनऊ आएंगे तो मध्य में पड़ती है, करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ शुरू से बना हुआ है और उम्मीद है कि इसमें अमेठी से ज्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे राहुल गांधी। और हम अगर बनारस से भी जीतते हैं तो मुझे लगता है कि सीट को खाली करके प्रियंका गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट का व्यवस्था हो जाएगी। जी आलोक जी, चूंकि प्रमोद कृष्णम पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं और जिस तरह का घटनाक्रम हम देख रहे हैं, उसको लेकर क्या उनका दावा उनका सही है कि कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस के आज 2 नहीं 5 पावर सेंटर हो गए, 5 धड़ हो गए हैं। तो ऐसे में चाहे राहुल के लॉबी हो, चाहे आपके प्रियंका जी की हो, चाहे वो आपकी खड़गे साहब की लॉबी हो, चाहे बेनू प्रसाद जी की लॉबी हो, इस तरह के कई लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो सबकी अपनी अपनी लॉबीज हैं, सबके अपने अपने लोग हैं। लेकिन उनके अंदर इतना साहस या इतना क्लैशेस या इतना कैलिबर नहीं है
कि वो इसको तोड़ के अलग एक पार्टी बना पाए। यहाँ पे ठीक है, प्रियंका, ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी को टिकट नहीं मिला। प्रियंका गांधी जी चाहती तो उनको जहां से चाहे वहां से टिकट मिल जाता, लेकिन वो एक बड़ी नेता है, उनके लिए एक सुरक्षित सीट की व्यवस्था की जा रही है कि जहां से जो है वो अगर पहली दफे चुनाव लड़ने आती हैं, क्योंकि काफी लेट हो गया, काफी पहले आ गई थी और उनको इसको चुनाव को लड़ भी सकती थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत और कांग्रेस की अपनी पार्टी की समस्याएं रही होंगी जिसकी वजह से उनको अभी चुनाव के क्षेत्र में नहीं उतारा गया। लेकिन मुझे लग रहा है, जैसा कि मेरा अनुमान लग रहा है, मेरी ज्ञान लग रहा है कि अगर बर्नार्ड और रायबरेली से दोनों से जीतते हैं तो रायबरेली सीट छोड़ के प्रियंका गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट बना के रख दी जाएगी। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपस में इतना क्लैशेस से पार्टी टूट जाएगी, ये संभावना ना के बराबर है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, पार्टी नेतृत्व में लॉबिंग होने की वजह से और पावर सेंटर्स का विभाजन होने की वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।